हाँ बेटा, सॉल्व कैसे करेगा? क्या राम, कभी पेन कभी बुक। चलो बताओ, पहला वाला, वॉट एवर डैश प्लीज कीप काम, क्या होना चाहिए? हैज हैपेंड, इज हैपनिंग, हैज बीन हैपनिंग या हैपेंस? ओके, ऑनलाइन जिन्होंने बोला राइट बोला, वॉट एवर हैपेंस प्लीज बी काम। चलो ये बता दो, द न्यूज इज डैश गुड टू बी ट्रू, टू गुड टू बी ट्रू। ओके, एक चीज बताता हूं, ये जो टू है ना, ये हमेशा बैड क्वालिटी के लिए आता है, लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ये गुड क्वालिटी के लिए आ रहा है, तो एक स्ट्रक्चर है टू डॉट 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 टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब ये गुड क्वालिटी के लिए आ सकता है, जब ये स्ट्रक्चर में चीजें चल रही हैं तो। ओके, जब एडवर्ब सीखोगे ना तो इसको अच्छे से एलॉबरेट करूंगा, अभी के लिए इतना समझ लो कि टू बैड क्वालिटी के लिए आता है, गुड के लिए तब आएगा जब टू के बाद वापस से एक नॉर्मल टू आ रहा है तो। आ जाओ, he must work very hard and make up dash lost time with for during या again for। चलो, your attempt can hardly be called successful for it had no good results। have, did, didn't या has।
देखो सीधी सी बात है, इन दोनों को तो एलिमिनेट कर दो, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ये दोनों नहीं बचा। हैव हैड करके कोई स्ट्रक्चर नहीं है, हैज हैड करके स्ट्रक्चर है, हम लोग ने टेंस में सीखा था, तो आंसर आएगा आपका हैज। जब भी अभी हम लोग 10 से 12 वाला लेक्चर लेंगे, उसमें मेरे को ये एक अलग चैप्टर चालू नहीं करना है, तो जब भी मैं आऊंगा 10-15 फिलर्स आपको सॉल्व करा के जाऊंगा। ओके, नहीं तो ये आपका बहुत टाइम कंज्यूम कर लेगा, 3-4 वीक चले जाएगा इसको सीखने के लिए। इसके क्वेश्चन आप जितने सॉल्व करोगे उतने खुद ही आपको इजी पड़ेगा, और कुछ बाहर से नहीं आता, ये सीख लोगे तो क्लोज टेस्ट आ जाएगा। क्लोज टेस्ट 6 मार्क का आता है, फिलअप 4 मार्क का आता है, 10 मार्क हो गए। ओके, सिर्फ नाम अलग दिया था, क्लोज टेस्ट पैराग्राफ के मोड में आता है और फिलअप ऐसे क्वेश्चन के मोड में आता है। ये आपको प्री में भी 10 मार्क का लेके आएगा और मेंस में भी 7 मार्क्स लेके आएगा। ऐसा कम से कम 100-200 क्वेश्चन अगर हर लेक्चर में सॉल्व करते रहे 10-10 के हिसाब से, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, लिख लो, फिर अगले लिखता हूं मैं और 6, क्योंकि पैरा जंबल 3-4 लेक्चर चलेगा, लेकिन वो 1-1 घंटे का ही चीज दूंगा मैं, आप लोग से 6-6 पैरा जंबल ही सॉल्व करवाऊंगा। एसएससी के भी कराऊंगा, बैंक के भी कराऊंगा साथ में। ऐसे पहले एसएससी के थोड़े लेवल इजी होते हैं, फिर बैंक के 2-3 हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा। तो 4 लेक्चर उसका लूंगा। ओके, डन हो गया ऑनलाइन में। बच्चा लोग बोलेगा नहीं तो मैं रब कैसे करेगा, मैं रब नहीं करेगा तो अगला क्वेश्चन कैसे आएगा। हो गया। सर्वजीत फोटो खींच लो फटाफट, अभी रब करना। ओके, हो गया सबका। लक्ष्मीधर, विकास, ऑनलाइन में भी हो गया ना बच्चा लोग। यस सर। ओके,
चलो चल राम, पहला वाला बता दे। देर इज नथिंग डैश देन अ बिजी लाइफ, गुड, इजियर, बेस्ट या बेटर? क्या देख, देन आए मतलब कंपैरिजन की बात होगी, कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है। गुड पॉजिटिव डिग्री होती है, इजियर नहीं हो सकता, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गई, एक ही ऑप्शन बचा बेटर। चलो अब इसमें अगला वाला बता दो। वॉज क्यों बेटा? नहीं बताओ ना, रीजन तो बताओ, राइट है या रॉन्ग है वो मैं बता दूंगा। चलो बीन बीन वाला तो नहीं आ सकता क्योंकि वर्ब के आगे थर्ड फॉर्म नहीं है, ये दोनों हट गया। बचा आपके पास ऑप्शन वर या वॉज। अब बता दो आई के साथ क्या लगता है? सिंगुलर लगता है आई के साथ? आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है ना, ऐसे आई के साथ कभी वर्ब नहीं लगता। लेकिन जब वर्ब मेन वर्ब का काम कर रहा है ना, आई अपने साथ कौन सी वर्ब लेता है? मैंने बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, मतलब प्लूरल वर्ब लेता है, और यहाँ पे उसको मेन वर्ब चाहिए, इसके लिए वो वर्ब ले रहा है, नहीं तो उसके साथ वॉज ही लगता है। लेकिन अगर आगे और एक मेन वर्ब होती तो हम हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाते, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन जाती जब कोई और वर्ब नहीं होगा तो इसको यहाँ पे मेन वर्ब की जरूरत है, इसके लिए उसने अपने साथ वर्ब लिया। अगर कोई और वर्ब होता तो हम लोग वॉज लगाते साथ में। क्लियर? चलो आगे कौन बताएगा? कोमल बता दे। ही इज लाइबल डैश हिज वाइफ डेट, कौन है भाई? बोलो। क्या? फॉर हिज वाइफ डेट। आगे कौन बताएगा? लक्ष्मीधर बता देगा, क्वेश्चन भी लक्ष्मीधर के साइज का ही है नाम के हिसाब से। अ वुमेन हु ऑलवेज कन्विंस, कन्विंस मतलब बढ़ावा देती है, ओके। एक औरत जो अपने बढ़ावा देती है, डैश हर चिल्ड्रन टू हाइड दियर फॉल्ट इज दियर वर्स्ट एनिमी। बताओ। और पक्का? अभी कौन बताएगा? पीपल हु आर अवर्स डैश हार्ड वर्क डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। सर्वजीत टेंशन मत लो। हाँ विथ आएगा, पीपल हु आर अवर्स विथ हार्ड वर्क, विथ के साथ तो दियर आना चाहिए, टू आएगा। ओके इधर फॉर्म नहीं आएगा, क्लियर करता हूं मैं। देखो एट आता है प्लेस या टाइम के लिए, बाय तो आता है उनके लिए, ऑप्शन बचा फॉर या विथ, लेकिन विथ के बाद हमेशा याद रखना प्रोनाउन आता है, और इधर आपको हर दिया हुआ है तो हमेशा विथ आएगा, जैसे इधर भी मैं बता रहा था विथ डियर आना चाहिए था। ओके विथ के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट नहीं, हमेशा नहीं आएगा, विथ के साथ हमेशा प्रोनाउन आएगा, ऐसा।
पहली बात सुनो, विथ क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लगना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन होते हैं। मतलब विद के बाद या नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। और यहाँ पे दिया हुआ है फॉर करके, तो हमको पता है कि भाई फॉर तो नहीं लग सकता, क्योंकि ऑप्शन दो ही बचे थे, फॉर या विथ। हमको ऑब्जेक्ट मिल गया था, इसके लिए हम लोग ने विथ लगाया। अब आप सोचो यहाँ पे विथ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे हार्ड दिया हुआ है। हार्ड क्या है? वर्ब है। और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बनती है? इंफिनिटिव बनती है ना। और यहाँ पे इंफिनिटिव ही चाहिए था ना हमको, इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे टू लगाया। क्लियर? लिख लिया सब लोग ने? लिख लो। मैं बोला ना, जितना मैंने पढ़ाया है उनमें से ही क्वेश्चन है। इसके लिए तो चालू कर दिया मैंने। चलो कितने हो गए? 9 हो गए। 10th वाला मैं डिक्टेट कर देता हूँ। लिख लिया निकेत? लिख ले, रुका हूं मैं। हाँ मेरे लिए भी लेके आना भर के। हो गया? चलो ऑनलाइन में हुआ लिख के? यस सर। ओके। चलो एक क्वेश्चन लिख लो, 10 पूरे हो जाएंगे। डैश डैश his ill health dash his ill health comma he retired from his business dash his ill health comma he retired from his business. He retired from his business. Option A. Option A, with regard to. Option B, due. D-U-E, due. Due. Option C, as. और option D, owing to. Owing to, O-W-I-N-G, owing to. सर आपने ऑप्शन सी क्या बोला? As, A-S, as. थैंक यू। Okay. सेटल हो जाओ फटाफट। आंसर मिला उसका सबको? ओइंग मतलब खुद का, जिम्मेदारी। क्या एज क्यों आएगा बेटा? एज के लिए हमेशा आगे एज आना चाहिए। एक और बात, सेंटेंस में एज डैश एज होता है ना, एज का ओइंग टू आएगा।
चलो आ जाते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, और जो हमारे टॉपिक का नाम है पैरा जंबल। ओके, जंबल पैरा नहीं होता बेटा, जंगल हो जाता है। ओके, तो सबसे पहला है प्रिक्विस्ट। प्रिक्विस्ट मतलब एक ऐसी चीज जो आप लोग के अंदर इनबिल्ड होनी चाहिए, या जो चीज आपको इंप्रूव करनी चाहिए। तो जो सबसे पहली चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है पैरा जंबल करने के लिए, यू हैव टू इंप्रूव योर रीडिंग स्किल्स, या फिर आपका रीडिंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपको ऑटोमेटिकली पता जाएगा कि सेंटेंस कहाँ पे खत्म होता है, सेंटेंस कहाँ पे चालू होता है, कौन से वर्ड पे, कौन से सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा ना। बहुत बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट पे खत्म होता है, मतलब आगे वर्ब आनी चाहिए, मतलब उसका पेयरिंग अगले सेंटेंस से चालू होगा। उसके लिए आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी नहीं है तो ये आपके लिए थोड़ा हार्ड है स्कोर करना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मेरे ट्रिक से आप लोग को हेल्प हो जाए। ओके, लिख लो ये। जिनकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो उनके लिए भाई बड़ी बड़ी बात है, कोई तकलीफ ही नहीं। नहीं अच्छी है तो टेंशन मत लो, अच्छी कर सकते हो, कुछ नहीं करना पड़ता। एक हिंदू का मैगजीन लगा लो, 199 रुपीज का महीने का आता है, करंट अफेयर्स भी हो जाएगा, इंग्लिश का आरसी भी हो जाएगा, और रीडिंग स्किल भी इंप्रूव हो जाएगी। ओके, आरसी उसमें से ही आता है, इतनी गारंटी है। कोई भी एग्जाम दे दो, आरबीआई दे दो, एसबीआई दे दो, यूपीएससी दे दो, एमपीएससी दे दो, एनडीए, सीडीएस, कुछ भी दे दो, आरसी आता है हिंदू के मैगजीन में से ही है, इट्स फिक्स्ड। ओके, मंथली आता है, डेली न्यूज़पेपर भी लगा सकते हो आपको चाहिए तो। चलो डन, चलू मैं आगे। हो गया, ऑनलाइन में लिख लिया सब लोग ने? Yes, sir. ओके, नहीं बेटा, मैगजीन है, घर पे आती है, डिलीवरी अमेजोन से मंगवानी पड़ती है। नहीं पता नहीं मेरे को आप है कि नहीं। अरे तू आगे आ गया? अच्छा, पक्का पंखा ही ना? ओके, तीन चीज आप लोग को याद रखनी चाहिए जब भी आप लोग पैरा जंबल सॉल्व करते हो। सबसे पहले आपको फर्स्ट सेंटेंस ढूंढना चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस ढूंढोगे, देखो पूरा खेल है ना एलिमिनेशन का। ओके, क्योंकि आपको 5 ऑप्शन दिया होगा ना, पहले बेसिक लेवल पे आती है कि प्री पे कैसा होता है। आपको 5 ऑप्शन दिया होगा, आपके पैर्स बनाए हुए रहेंगे, आपको राइट पैर चूज करना है खाली। उसके बाद में जब आप मेंस पे जाते हो तो आपको फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस कौन सा है ये बताना होता है। प्री में इतना नहीं होता, प्री में आपको सिर्फ पैर बताने होते हैं कि ये जो हमको पैर दिया हुआ है राइट हुआ है कि नहीं। तो हम लोग बेसिक से चालू करें तो वैसे ही करेंगे। तो अगर आपने फर्स्ट सेंटेंस ढूंढ लिया है और आपको 5 ऑप्शन दिया है कि बी ए डी सी, बी ए बी सी, बी ए सी ए बी और डी ए बी सी। अब जब आपको पता चल गया कि फर्स्ट सेंटेंस से बी कभी बन ही नहीं सकता है, फर्स्ट सेंटेंस से बी कभी आ ही नहीं सकता है, एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन खत्म हो गए, एक ही ऑप्शन बचा। समझो एक और ऑप्शन हो जाता है जिसमें हो जाता है डी सी ए बी। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? आपको ये तो पता चल गया कि डी आपका फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए था। इसके बाद आप जाओगे सीधा लास्ट सेंटेंस ढूंढने को। अगर आपको पता चल जाता है मेरा लास्ट सेंटेंस सी ही होना चाहिए, तो आपको आंसर भी मिल गया ना, ये भी हट गया।
इस तरीके से आप लोग बहुत इजीली कर सकते हो। आपको या तो फर्स्ट सेंटेंस ढूंढना चाहिए, पहले एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 आंसर ही बचेगा या 3 आंसर ही बचेगा, उसके बाद में आप लास्ट सेंटेंस ढूंढोगे, समझो 2 पेयर में लास्ट सेंटेंस भी मैचिंग आ गए, तब जाके आप मिडिल सेंटेंस के पेयर्स बनाने लगोगे, तब जाके आप आपका ग्रामर यूज करोगे कि भाई कंजंक्शन है तो आइदर है तो और आना चाहिए, मतलब अगला सेंटेंस और से चालू होना चाहिए, बिटवीन दिया है तो एंड से चालू होना चाहिए, बोथ दिया है तो एंड से चालू होना चाहिए, वो टाइम पे आपका कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, वो सारी चीज काम में आएगी। अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस आपने पहले ढूंढ लिया और लास्ट सेंटेंस आपने ढूंढ लिया तो चीजें बहुत इजी हो जाएगी। तो 3 टिप है, फर्स्ट सेंटेंस इंट्रो ढूंढना है आपको, उसके बाद में आपको पेयर्स बनाने हैं और उसके बाद में आपको लास्ट सेंटेंस ढूंढना है। टेंशन मत लो, इनके भी ट्रिक्स बताऊंगा, टेंशन मत लो। कौन से वर्ड से सेंटेंस चालू हो सकता है मोस्टली, कौन से वर्ड से सेंटेंस खत्म हो सकता है मोस्टली, कैसे मिडल पेयर्स बनाने हैं, कौन से कंजंक्शन को ध्यान देना है, सारी चीज कराऊंगा आज। ओके, लिख लो ये, क्योंकि ये मार्क्स डूबने नहीं देना है, ये अपने को फ्री के 7 मार्क्स दिलाएंगे, प्री में 5, मेंस में 7, ऐसा, क्योंकि प्री में 5 मार्क के लिए आएगा और मेंस में 7 मार्क के लिए आएगा, और एसएससी को तो 15 मार्क के लिए आता है सीधा। ओके, क्योंकि 135 मार्क का पेपर है ना अभी मेंस का, 15 मार्क का वेटेज लेके आएगा ये, 3 पैरा जंबल आएंगे। ओके, और वो इतने इजी वाले होते हैं, एसएससी में बहुत इजी होते हैं, आपको सिर्फ पेयर ढूंढना होता है, आपको कभी नहीं बताना होता फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, वो बैंक में आ जाता है। ओके, उसके भी ट्रिक्स बताऊंगा, टेंशन मत लो कि कैसे सेंटेंस को कनेक्ट करना है। समझा ऑनलाइन में सबको? कैसे करूंगा मैं, या आप लोग कैसे अप्रोच करेंगे? अप्रोच अच्छा होना चाहिए, बस अप्रोच प्रॉपर है तो आंसर भी प्रॉपर आएगा ही आएगा। लक्ष्मण थोड़ा गुण राम को भी दे, लेक्चर आएगा वो, फिर लेक्चर मिस करता है ना तू बहुत। हो गया डन सबका? दिख रहा है ना नाम? हो गया?
चलो, फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है, सबसे पहली पॉइंट हमको याद रखनी है कि इट इज ऑलवेज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। ये एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसका खुद से फुल मीनिंग होगा, जिसका खुद से अकेला मीनिंग निकलेगा। अगर वो अकेला सेंटेंस भी कहीं पे आ गया तो वो पूरी चीज के बारे में आपको बताएगा। ऐसा उसको जरूरत नहीं है कि आगे 4-5 लाइन और होने चाहिए, वो अकेला है तो उसका पूरा मीनिंग है। ओके, दूसरी बात, पहले सेंटेंस में ऑथर हमेशा या तो कोई इशू के बारे में बात करेगा। कौन से हो सकते हैं वो इशू? वो हो सकता है सोशल इशू, वो हो सकता है कल्चरल इशू, या वो हो सकता है इकोनॉमिक इशू। और एक और बात, ये हमेशा एकदम डीप होगा, मतलब वो छोटी सी बात करके नहीं छोड़ देगा, वो पूरा इन डेप्थ उसके बारे में बताने की कोशिश करेगा पहले सेंटेंस में। क्यों होता है? क्योंकि आप जब पहला सेंटेंस पढ़ोगे तभी आपको इंटरेस्ट आना चाहिए ना। जब भी न्यूज बनता है तो आप हेडलाइन पढ़ते हो ना खाली, इसके लिए जब भी पहली लाइन होगी उसके अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ होता है, वो सारी की सारी चीज एक लाइन के अंदर बताने की कोशिश करता है, तो वो बड़ा वास्ट होगा, वो एक लाइन में कभी खत्म नहीं होगा, 2-3 लाइन का होगा। अगर बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो, छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक लाइन में खत्म हो सकता है। ओके, क्योंकि क्या होता है ना, पैराजंबल को सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। खाली पैराजंबल नहीं होता, कभी आपको खाली 4 लाइन दे दी जाएगी सिंगल लाइन की, अब इसको ऑर्डर में लेके आओ, ऐसा भी होता है, उसको भी पैराजंबल बोलते हैं। ओके, और मोस्टली एसएससी का वैसा ही होता है, बैंकिंग का एक्चुअली पैराजंबल होता है, बड़ा बड़ा 3-3 लाइन का, 3-3 लाइन का, 3-3 लाइन का, 7 लाइन दी होगी ऐसा। ओके, उसके बाद में पहले सेंटेंस में कभी भी कोई डिपेंडेंट वर्ड नहीं आएगा। कौन से डिपेंडेंट वर्ड होते हैं? ऑन द अदर हैंड। अब जब आपने पहले हाथ की बात ही नहीं बोली तो आप अचानक से दूसरे हाथ की कैसे बात बोलोगे? पहले आपको एक हाथ की बात पता होनी चाहिए ना, उसके बाद ही तो आप बोलोगे दूसरी हाथ। तो ये हमेशा ऑन द अदर हैंड होता है, ये सब सेकेंड या थर्ड लाइन आती है। उसके बाद में ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है किसके विरुद्ध बोलना। जब आपको चीज ही नहीं पता है तो आप उसके विरुद्ध कैसे बोलोगे? आप उसके ऑपोजिट तभी झगड़ा करोगे ना जब आपको कोई पॉइंट होगा, आपका कोई ओपिनियन होगा, कोई व्यू होगा। तो ये वाला डिपेंडेंट वर्ड भी नहीं आ सकता, ऑल्सो नहीं आ सकता, टू नहीं आ सकता, इनफैक्ट नहीं आ सकता, इवन नहीं आ सकता, स्टिल नहीं आ सकता, हाउएवर नहीं आ सकता। ये सारे शब्दों से कभी भी पहला सेंटेंस चालू ही नहीं होगा। अगर पहले सेंटेंस में कभी प्रोनाउन आता है तो वो सेंटेंस में ये वाले प्रोनाउन कभी नहीं आएंगे। इट, दिस, दीज, दैट, दोस, ये वाले कभी नहीं आएंगे। याद रखना, इट एक एक्सेप्शन हो जाता है, कभी कभी इट से सेंटेंस चालू होता है, लेकिन मोस्टली नहीं होगा, क्योंकि इट तब बोलते जब हमने बहुत बार किसी चीज के बारे में बात की होगी, फिर हम लोग बोलते हैं कि इट इज दैट, ऐसा करके। लेकिन कभी कभी इससे चालू हो सकता है, लेकिन बाकी जितने प्रोनाउन है ये कभी भी फर्स्ट सेंटेंस में नहीं आएंगे। लिख लो। रुक जा, मेरे को खत्म करना है। थैंक यू। लिख लो, चलो फटाफट।
अरे क्या हो गया लक्ष्मीधर? अच्छा हो गया, लिख के तो बता दो। डन। ऑनलाइन वाला हुआ? हाँ नहीं पता है, मिटा नहीं मिटा रहा हूँ। समझाना, किसी को कुछ पूछना है इसमें? पक्का क्लियर? फर्स्ट सेंटेंस कैसे ढूंढना है? एक मिनट। गलत जगह मुंडी डाला। ओके, अगला स्टेप होगा हमारा ट्राई टू मेक पेयर ऑफ सेंटेंस। जोड़ियां बनाओ ना। आपको फर्स्ट सेंटेंस मिल गया, लास्ट सेंटेंस मिल गया, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा सॉल्व, क्योंकि बैंक में अपने को 2 3 4 5 नंबर भी ढूंढना है। तो कैसे ढूंढोगे भाई? पेयर बनाओगे। सबसे पहला स्टेप होता है टाइम पीरियड जानना। समझो बात हो रही है 94 की और 91 की। बात हो रही है ईयर 94 की, आपको डेटा दिया हुआ है और 91 का डेटा हुआ है। तो एकदम लॉजिकली बात है 91 पहले आएगा, क्योंकि पहले 91 वाला ईयर आएगा, उसके बाद 94 आएगा, उसके बाद 97 आएगा। तो सबसे पहले हमारा स्टेप होगा कि टाइम पीरियड चेक करना कि कौन सा सेंटेंस आपके हिसाब से पहले हुआ होगा और कौन सा सेंटेंस आपके हिसाब से बाद में हुआ होगा। उसके बाद में अगला आप स्टेप करोगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ये हम लोग जब से इंग्लिश सीख रहे तब से मैंने एक चीज आपको सिखाई है कि एक सब्जेक्ट को हमेशा वर्ब चाहिए होता है और एक वर्ब को हमेशा
हमेशा सब्जेक्ट चाहिए होता है। अगर सेंटेंस सब्जेक्ट पे खत्म हो रहा है, समझो सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन पे खत्म हो रहा है, तो आपको पता है इसका पैर बनने के लिए आगे वर्ब आना ही चाहिए ना, क्योंकि मैंने हु आप लोगों को बताया था कि हु जब हम लोग सॉल्व करते हु और हुम वाला, तो बताया था कि सब्जेक्ट कैसे ढूंढना है, वर्ब कैसे ढूंढना है, सब्जेक्ट कैसे ढूंढना है, वर्ब कैसे ढूंढना है। तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढना पड़ेगा। अगर आपका सेंटेंस सब्जेक्ट पे खत्म हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं वर्ब है। अगर सेंटेंस वर्ब से चालू हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं तो उसका सब्जेक्ट पड़ा हुआ है ना, तो वो दोनों जोड़ी बन जाएगी। उसके बाद में आपका कंजंक्शन आ जाता है, जैसे आइदर आ गया तो आपको पता है आगे जाके भाई कहीं ना कहीं और आना है। नाइदर आ गया तो आपको पता है भाई कहीं ना कहीं जाके आगे नॉर आएगा ही आएगा। समझो बिटवीन आ गया तो आपको पता है भाई आगे जाके इसमें एंड आएगा ही आएगा। बोथ आ गया तो एंड आएगा। ऑल्दो आ गया तो भाई आगे जाके यट आएगा या फिर कॉमा आएगा। ऐसे कंजंक्शन होते हैं, इनके खुद के पेयर होते हैं। अगर आपको पूरे डिटेल में सीखना है तो 7 से 9 में सिखा रहा हूँ, नहीं तो अगले हफ्ते आप लोग को सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। ओके, तो ऐसे अलग अलग पेयर्स होते हैं। अगर आपको पेयर पता है तो आपको पता है ये सेंटेंस इस पे खत्म हुआ तो इस पे चालू होना चाहिए। ये 3 तरीके से आप बीच वाले सेंटेंस के पेयर बना सकते हो। ओके, लिख लो। हाँ हाँ बोल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो अभी पिछले हफ्ते अपन ने खत्म किया पढ़ के। और सब्जेक्ट को भी डिटेल में पढ़ाया, नाउन प्रोनाउन को, और वर्ब को भी डिटेल में पढ़ाया ऐसा, और फिर दोनों का यूसेज भी डिटेल में पढ़ाया। ओके, डन। अभी आ जाते हैं लास्ट सेंटेंस की तरफ। अगर सेंटेंस में इफ, सो, देयरफॉर, दिस, इज वाई, दस आते हैं तो ये लोग शायद, हाँ देखो मैंने लिखा है कुड, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, कुड बी द लास्ट सेंटेंस, शायद से ये लोग लास्ट सेंटेंस बन सकते हैं। देयर इज 75% चांस कि ये लोग से लास्ट सेंटेंस बनेगा, लेकिन 25% चांस है कि कोई और रीजन हो सकता है। ओके, तो ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया तो यही आएगा, कुड लिखा है मैंने, शायद से। ओके, याद रखना। जैसे हम सॉल्व करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन में आपको समझते जाएगा कि कब होता है कब नहीं होता।
डन. ओके, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप लोगों को सेंटेंस ढूंढने में हेल्प करेंगे. अगर इंट्रो है तो मोस्टली अगर सेंटेंस में ए एंड नाउडेज या बिगिनिंग आता है तो ये इंट्रोडक्शन सेंटेंस ऑटोमेटिकली होगा. अगर ये 4 वर्ड दिख गए तो वो इंट्रो सेंटेंस ही होना चाहिए फर्स्ट. उसके बाद में कंक्लूजन. लास्ट टाइम तो मैंने बताया आपको इफ सो देयरफॉर दस दोज होगा तो होता है वो, उसमें मैंने आपको बोला था 70% चांस है. लेकिन अगर ये वर्ड आपको दिख जाते हैं डायरेक्टली क्लियरली दस देयरफॉर इवेंचुअली फाइनली, मतलब वो फिक्स लास्ट सेंटेंस ही है, कुछ भी कर लो.
ओके, ये शब्द आपको ढूंढने खाली, अगर ये मिल गए तो वो लास्ट सेंटेंस है। उसके बाद में बीच में आ जाते हैं, तो ये कंपैरिजन इंडिकेटर्स होते हैं ना, इनसे कभी सेंटेंस चालू नहीं होगा, मतलब सिमिलरली और लाइकवाइज, इनसे कभी सेंटेंस चालू नहीं होगा, ये लोग कभी फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनेंगे, ये हमेशा आपके बीच में आने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में कॉन्ट्रास्ट इंडिकेटर्स होते हैं, जो दोनों तरफ की बात करते हैं ना, कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट बोलते हैं, ऑन द वन हैंड, बट, येट, हाउएवर, नेवरदलेस, ऑल्दो, इनसे भी कभी सेंटेंस चालू नहीं होगा, ये सेंटेंस के बीच में पेयर्स बनाने के लिए आएंगे। ओके, उसके बाद में आ जाता है आपका एडिशनल इन्फो इंडिकेटर, इनसे भी कभी सेंटेंस चालू नहीं होगा, ये भी आपके बीच में आ जाएंगे सेकेंड या थर्ड सेंटेंस के लिए, इनमें आता है ऑल्सो या एडिशनल। और आपके जो सबसे लास्ट है वो होते हैं सीक्वेंस इंडिकेटर, इनमें याद रखना है जो फर्स्टली है ना, इससे सेंटेंस चालू हो सकता है कभी कभी, लेकिन सेकेंडली, थर्डली और लास्टली इनसे कभी नहीं होगा, क्योंकि ये लोग हमेशा सीक्वेंस बताने की बात करेंगे, ये दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, आखिर में ये हुआ, तो आखिर वाला कभी पहले थोड़ी ना आएगा। ओके, तो सिर्फ फर्स्टली से हो सकता है, बाकी ये जितने के जितने बीच में आएंगे। क्लियर? अभी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, पहला सॉल्व करेंगे। लास्टली से भी कैसे चालू हो सकता है स्टेटमेंट? हाँ, लास्ट में आएगा। अरे तुम लोग बाजू में ही अच्छे थे, इतना मेहनत कर रहे हो बात करने के लिए। अच्छा, तू तो लास्ट बेंच पे बैठता था ना पहले? नहीं, पहले तो हमेशा लास्ट पे बैठता था। अच्छा, इधर आ जाना। सत्तर पे बहुत कुछ है। 15 15 17 70 मनीष का। अच्छा, उसमें क्या है? 90 चलो डन। हाँ, समझाना लेकिन सबको पक्का, क्योंकि अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन और तुम लोग ही करोगे, मैं सिर्फ टिक करूंगा। हाँ, ये सारे बीच में आने वाले। ऑनलाइन में हुआ लिख के बच्चा लोग, और समझा? नहीं समझा तो पूछो, क्लियर करेगा। सर लास्ट सेंटेंस का कैसे करना है फिर से बता दीजिए ना। अगर सेंटेंस में क्लियरली दस देयरफॉर इवेंचुअली या फाइनली आता है तो वो कंफर्म आपका लास्ट सेंटेंस है, लेकिन अगर सेंटेंस में इफ आ जाता है, सो आ जाता है, दीज आ जाता है, दोज आ जाता है, दैट आ जाता है, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो सेंटेंस आपका लास्ट सेंटेंस हो सकता है। लेकिन अगर ये वाले वर्ड्स आए तो फिक्स वो लास्ट सेंटेंस ही है। कंपैरिजन इंडिकेटर। हाँ बोलो ना बच्चों। ये वर्ड्स बस स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में आएगा या फिर पूरे सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है? ये पूरे सेंटेंस में कहीं पे भी आ सकता है बेटा। हाँ बोलो सर जी। कॉन्ट्रास्ट इंडिकेटर, ये जब एक साथ दोनों चीजें के बारे में बात करने करते हैं, ये बाजू में ये हो रहा था तो वो बाजू में वो हो रहा था, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ। ओके, हाँ जोड़ के रखता है, कंजंक्शन का काम ही जोड़ के रखना होता है। ओके डन। चलो बहुत लिखना पड़ता है पैरा जनरल में।
जो पहला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, बनाओ जोड़ियां। चलो सर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, शाबाश। ऐसा उनको बोला मैंने, आंसर नहीं बोला। जाएंगे ना, पहले 2 एसएससी का करेंगे, फिर बैंकिंग का करेंगे, ऐसे लेवल बढ़ाते जाऊंगे। एसएससी में इतना ही आता है। चलो अब हम सॉल्व करके बताते हैं। पहले ऑप्शन को देखते हैं। हैज ऑलवेज बीन अ गैप, हैज से कैसे चालू हो सकता है? सेंटेंस कभी वर्ब से चालू नहीं हो सकता, हमेशा आपको सब्जेक्ट चाहिए। तो जो भी ए वाले ऑप्शन है वो कट गए, 3 ऑप्शन ही बचे अभी आपके पास, मतलब ए कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। आप आगे जाओगे, द व्यूज ऑफ क्रिटिक, हाँ ये हो सकता है भाई, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आ गया, तो अभी के लिए इसको समझ के सकते हैं कि ये फर्स्ट हो सकता है। आगे जाओगे, एंड दोज ऑफ, अभी कंजंक्शन से कैसे सेंटेंस चालू हो सकता है? एंड तो हमेशा बीच में आना चाहिए, तो ये भी आपका नहीं हो सकता, मतलब सी वाला ऑप्शन भी कट गया। अभी आपके पास बचा बी और डी, या तो बी फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है या तो डी फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। इट इज ट्रू दैट देयर, ये भी हो सकता है फर्स्ट सेंटेंस। अब अपने पास 2 फर्स्ट सेंटेंस हो गए और दोनों अपने को राइट लग रहे हैं, तो अभी हम लोग कोशिश करेंगे लास्ट सेंटेंस ढूंढने की ना। मैंने बोला था पहले हम लोग फर्स्ट ढूंढेंगे, अभी फर्स्ट में हमको इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है, तो 2 ऑप्शन बचे, इनको कैसे सॉल्व करें? हम लोग इसके लिए लास्ट सेंटेंस ढूंढेंगे। तो लास्ट सेंटेंस, एंड दोज ऑफ जनरल पब्लिक, ये शायद हो सकता है लास्ट, क्योंकि दोज भी आ रहा है इसके अंदर, और मैंने बोला था कि अगर दोज आएगा तो वो लास्ट सेंटेंस हो जाता है। लेकिन फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं। इट इज ट्रू दैट देयर, लेकिन क्या देयर, देयर के आगे कुछ और होना चाहिए ना, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं बचा। आपके पास आंसर आ गया बी ए डी सी, बराबर। ये एलिमिनेशन वाले मेथड से आपको देखो, जिनकी इंग्लिश अच्छी है उन्होंने 2 सेकंड में सॉल्व कर दिया, उनको रीड करते ही समझ गया। हमारी नहीं अच्छी है ना, तो हम इसके लिए ये ट्रिक अपनाएंगे। जिनकी अच्छी है वेरी गुड, जिनकी नहीं अच्छी उनके लिए भी कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो ये तरीका आपको सबसे अच्छा पड़ेगा कि आप पेयर्स बनाओ, तो चीजें बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी।
ओके, एकदम सबसे बेसिक चीज याद रखने का, हर सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, हर वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए। पूरा इंग्लिश का फाउंडेशन ही है। हर सेंटेंस बन ही नहीं सकता जब तक सब्जेक्ट और वर्ब आएगा ही नहीं। तो फिर उसके बाद में ऑप्शन आ जाता है वो इंडिपेंडेंट है या वो डिपेंडेंट है। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो वो फर्स्ट सेंटेंस है, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो फर्स्ट सेंटेंस की इंडिपेंडेंट ढूंढो। क्लियर? लिख लिया सब लोग ने? अगले क्वेश्चन पे चले। ऑनलाइन किया बच्चा लोग? पांच सेंटेंस एसएससी में 5 तक आ सकते हैं मैक्स टू मैक्स, बैंकिंग में 7 आते हैं। आपको पहले पैर बनाना पड़ता है, फिर आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से सेंटेंस कौन से ऑर्डर में, ऐसा। क्या हो गया सर्वजीत? क्या हो गया बेटा? आवाज नहीं आया। हेलो सेकंड वाला बेटा, आवाज कट रही है आपकी एकदम। हेलो हाँ अभी बोलिए सर, ना। सेकंड वाला ऑप्शन, राइट, सेकंड वाला ऑप्शन
राइट राइट। चलो आ जाओ। As they try to convince potential investor, the kingdom and its banker are in a difficult spot. An undue share of burden of the output cuts that the company won't bear. अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, मतलब ये ऑप्शन तो हट गया। अरेंजमेंट की जरूरत है। अब आपको ढूंढना है पहला सेंटेंस कौन सा है। अब एज दे ट्राई टू कन्विंस पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, ऐसा नहीं लग रहा ये आधा इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब ये डिपेंडेंट सेंटेंस हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया तो था कि अगर एज से चालू हो रहा है तो शायद फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, लेकिन मैंने एक और चीज बोली थी कि वो सेंटेंस खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो पहला सेंटेंस तो इंडिपेंडेंट नहीं लग रहा, मतलब इससे सेंटेंस नहीं चालू होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका कट गया। हाँ फोर्थ भी गया, सॉरी। देखो दो ही बचा, अब ढूंढो पहला सेंटेंस। द किंगडम एंड इट्स बैंकर आर इन अ डिफिकल्ट स्पॉट, मतलब बन रहा है ना, इंडिपेंडेंटली खड़ा हो सकता है। क्या हो गया, किंगडम के जो बैंकर लोग हैं वो एकदम डिफिकल्ट स्पॉट में, तो इसको मैं फर्स्ट सेंटेंस बना सकता हूँ। फर्स्ट सेंटेंस मेरे को मिल गया। फर्स्ट सेंटेंस किससे चालू हो रहा है, बी से चालू हो रहा है, आंसर कट गया, आगे देखना भी नहीं पड़ा पूरे क्वेश्चन को। ओके क्रॉस चेक करना है, लास्ट सेंटेंस देखो। एन अनड्यू शेयर ऑफ द बर्डन ऑफ द आउटपुट कट दैट द कंपनी वोंट बेयर, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। हमको सी लास्ट में चाहिए और डी ऊपर चाहिए, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा था, बी ए बी सी। क्लियर, किसी को कुछ पूछना है, एनी कंफ्यूजन? सर एक पॉइंट आपने कीवर्ड्स में लिखवाया कि अगर इंट्रो ए और एन से शुरू होगा तो सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, तो यहाँ पे जो सी है वो भी तो एन से शुरू हो रहा है ना। एंड से हो रहा है, लेकिन बच्चा ये सेंटेंस अकेला इंडिपेंडेंट नहीं साउंड कर रहा है ना, इसको ये पूरी आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर पा रहा है क्या ये पैसेज के ऊपर, नहीं, ये आधी इंफॉर्मेशन दे रहा है। एंड अनड्यू शेयर ऑफ द बर्डन ऑफ द आउटपुट कट, किस चीज का शेयर कटा भाई, इसने तो इसके बारे में बोला ही नहीं। अगर इस ये बारे में बोलता होता कि किंगडम के शेयर कट गए तो ये खुद इंडिपेंडेंट बन जाता, तो इससे पक्का सेंटेंस इससे ही चालू होता, लेकिन ये हमारे पास आधी ही इंफॉर्मेशन दे रहा था। इसको हम लोग डिपेंडेंट सेंटेंस बोलते हैं, इसके लिए इससे सेंटेंस नहीं चालू हो रहा। जो हमारा सेंटेंस जो मेन है वो हमको पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बैंक वालों को क्या हो गया था भाई, जो किंगडम के बैंकर थे उनको तकलीफ हो रही थी, वो लोग डिफिकल्ट स्पॉट में आ गए थे। ओके ओके, याद रखना इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, लेकिन आपको सबसे पहली वो चीज ढूंढनी है कि वो सेंटेंस खुद से डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। ओके ए एन आपको तभी हेल्प करेगा उसके बाद में जब वो खुद से इंडिपेंडेंट है। ओके चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो अभी जाते हैं एक लेवल ऊपर। डन सबका, ऑनलाइन में भी? हाँ सर। यस सर। ओके अभी ये जो क्वेश्चन है ये बैंक लेवल का क्वेश्चन है। ओके तो ये क्वेश्चन बड़ा आएगा। नहीं 7 वाला तो अभी नहीं टच है, अभी रेडी नहीं, फ्री में 5 वाले। हाँ नहीं
हाँ 54 वो पहला वाला क्वेश्चन। ओके देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसमें आपको लास्ट सेंटेंस ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, लास्ट सेंटेंस ऑलरेडी दिया हुआ है जो ऐसा ही रहेगा। ओके बैंक में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें लास्ट सेंटेंस ऑलरेडी सेटेड रहता है। अब करो इसको सोल्व। हाँ ये फिक्स्ड है लास्ट। मनीष को थोड़ा हार्ड चाहिए था ना। करूंगा तब बताऊंगा। सर पहला वाला। पहला वाला नहीं बेटा,
अच्छा DCA भी बोल रहे हो आप, हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। हेलो हेलो। सर की आवाज नहीं आ रही है ना? हाँ। मैं ग्रुप में लिखती हूँ। हेलो। ग्रुप में मैंने लिखा है पर किसी ने लगता है सर को बोला ही नहीं। हाँ। ग्रुप के मैंने देखा तो है। हाँ अभी आ रहा है आवाज। अभी आ रही है आवाज? यस सर आ रही है हम्म। अभी। अच्छा अच्छा, ओके। देखो, फर्स्ट वाला सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि वो ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म के बारे में बात कर रहा है, एक्रेमोनी के बारे में बात कर रहा है, वो नहीं हो सकता। सेकंड वाला मेरे को लगता है हो सकता है क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस साउंड कर रहा है। थर्ड वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि वो फ्यूचर की बात कर रहा है ना। टाइम पीरियड मैंने बोला था, टाइम पीरियड होगा तो टाइम पीरियड हमेशा आगे जाएगा। ओके, थर्ड वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी एडिशनल डेटा देने के बारे में बात ही कर रहा है। ओके, तो मेरे पास डी वाला कौन था भाई? डी वाला, डी वाला कट गया। अब मेरे पास 3 बी वाले बच गए। ओके, क्योंकि मेरे को लगता है इससे सेंटेंस चालू हो सकता है। अब मेरे को ढूंढना है भाई इसके बाद कौन सा सेंटेंस आ जाएगा। मेरा फर्स्ट सेंटेंस तो बी है। ओके, अब मेरे को सेकंड सेंटेंस ढूंढना है। अब सेकंड सेंटेंस कौन हो सकता है?
ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये शॉर्टकट के बारे में बोल रहा है, और यही हमको पता चल गया कि पहले डी आना चाहिए और उसके बाद में बी आना चाहिए। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं बी डी ए, बी डी ए ही है ना, ओके, बी डी, बी डी सी और ए। हाँ नहीं, मैं अभी के लिए मेरे हिसाब से बी डी ए लिख रहा हूँ, मेरे को लग रहा है ये राइट पैर हो सकता है, लेकिन क्या कहीं पे मेरे पास बी डी ए है, ये है, तो मेरे को लग रहा है ये शायद आंसर हो सकता है, लेकिन सी वाला तो इसके बाद नहीं आ सकता क्योंकि ये तो भाई फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब मेरे पास क्या बचा है, बी डी तो मिल गया है मेरे को, अब मेरे पास बचा है सी ए या ए डी। तो बताओ कौन सा राइट पैर हो सकता है, बी ए सी, बी डी सी ए या बी सी ए डी, बी डी सी ए। ओके, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। इंडिया इज अर्बनाइजिंग एट एन अलार्मिंग रेट विच इज द केस फॉर वरी। According to the Union Ministry of Urban Development, 31% of the country was urbanized in 2011. The ministry says almost 50% of the country will be urbanized by 2050. MOUD data also suggests a 54% increase in the number of the cities and towns between 21 to 2011. Perfect. ओके, एक और चीज हमको पता चली, ये ऑल्सो मैंने बताया ना एडिशनल इंडिकेटर था, और मैंने बताया था आपको ये हमेशा सेकेंड या थर्ड सेंटेंस ही होगा, 5 सेंटेंस से उनमें से थर्ड सेंटेंस यही बन रहा है बराबर। क्लियर? ओके, लिखा है सब लोग ने? लिख लो, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। बेटा इतनी बड़ी वाली बोतल लाया करना। चलो एक और हो जाएगा आराम से। इससे भी और हालत है। आपको भी डिफिकल्ट हो रहा है। हाँ मेरे को कोई नहीं है, तो दे दे। आप भी दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। रीड करते समझ जाता है ना, कभी कभी नहीं होता, हैबिट रहेगा तो समझ जाता है। रीड करने का दिखा रहे हो। हाँ ऐसा मत बोल, मनीष को गूगलर बोल रहे तू। एक बार क्या हुआ था, 5,000 का वेट लगाया, दिया कि नहीं? 50 साल करके दिखा, 5,000 लेके जाओ, ढूंढने लग गया, मेरा नाम गूगल लग गया। नहीं क्वेश्चन ही मिला, कितना हार्ड है, सर ने बना के दिया कि नहीं सर? उनका तो बहुत टाइम लगा, मैंने होमवर्क कर दिया था। वेरी गुड। टूटी भाई उनसे मूंगफली जो देर से नहीं टूट रही थी। चलो डन। हुआ निकेत? मिटा दूं? चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं।
आपने मेजर के बाद क्या लिखा है? द रूम। लिख लो फिर क्वेश्चन बोलता हूँ। क्वेश्चन बाकी है क्या? फटाफट लिख लो, क्वेश्चन लिखना है।
तो इसका आंसर भी मनीष ही देगा, इसने बोला ना बहुत टफ तो हमें ऐसे भी कर सकते हैं, देगा ना तो ये नहीं अच्छा इसको इसको ऐसे बोर्ड पर रहने देते, क्वेश्चन लिख लो। अच्छा कितना बाकी है लिखना ये? बाकी आप बोलो ये तो ना ये तो लिखिए डालना तो ना बाकी डालना के साथ ही काम करा अच्छा मेरे को लगा उसका फोन लेके तूने फोटो खींचा और उसको फोन पास किया। अभी तो क्वेश्चन ही नहीं दिया, वैसे कर दिया, क्वेश्चन ही नहीं पता ना देखो, लेकिन क्या है नहीं पैर नहीं बनाना है, बैंक के क्वेश्चन करना है ना, बैंक के क्वेश्चन में पैर थोड़ी ना बनाना होता है। बताता हूँ, चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 1, विच सेंटेंस will be the first sentence? Which sentence will be the first sentence? Question number 2, which sentence will be the fourth sentence? Which sentence will be the fourth sentence? Which sentence will be the third sentence? Which sentence will be the third sentence? Which sentence will be the last sentence? Second वाक्य है ना? Which sentence will be the second sentence? Last question. बैंक में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको पैर बनाने के ऑप्शन नहीं दिए होते, आपको एक पैरा जंबल दिया होता है और उसके आगे नीचे सीधा क्वेश्चन लिखा होता है कि कौन सा सेंटेंस कौन से नंबर पे होना चाहिए था, लेकिन वो करने के लिए आपको पैर तो बनाना ही पड़ेगा। ओके, बस पैर बनाने के मार्क्स नहीं मिलते उसमें। ओके, और कैसा होता है ना, भले रॉन्ग पैर बन रहा हो लेकिन एक दो भी आपका राइट है तो 2 मार्क्स तो मिल ही जाएगा, फर्स्ट और लास्ट का, भले बीच में रॉन्ग हो जाए। ओके चलो कर लो। ऑनलाइन वाले सारे क्वेश्चन मिले ना आप लोग को, 500 सेंटेंस का ऑर्डर ढूंढना है, बस पैर बनाना ही है आप लोग को, कुछ भी कर लो। चलो बने पैर। मनीष का क्या था? राइट है पैर। ओके, any signal can be classified into one of the two analog or digital। बराबर इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, पूरा पैराग्राफ इसके ऊपर ही है, ऑथर बराबर इन दोनों के बारे में ही बोलना चाहता है, तो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया।
उसके बाद में देखो वो एक सिंप्लीफाई कर रहा है सेंटेंस को। एन एनालॉग सिग्नल इज अ कंटिन्यूअसली वेराइंग सिग्नल सिमिलर टू अ साइडियल फ्रेम फॉर्म। तो ये आपका नंबर 2 हो गया। उसके बाद में ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन आगे से मिल रही है ए वाले से, तो ये आपका थर्ड हो जाता है। उसके बाद में डिजिटल के बारे में बताता है वो एग्जैक्टली देखो यहाँ पे जब उसका बताना खत्म होता है उसके बारे में ही बाद में वो डिजिटल के बारे में बनाना चालू करता है। तो ये आपका फोर्थ हो गया और एक ही सेंटेंस आपका बचा था, ये आपका फिफ्थ हो गया। तो आपका ऑर्डर बन गया बी सी ए ई बी। ओके, ये अभी भी थोड़ा इजी लेवल था। इसके बाद में जब हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे तब हम लोग 7-7 8-8 सेंटेंस को लेंगे जिसमें से हम लोग को 5 ढूंढना रहेगा। ओके, नहीं छोड़ देने का। देखो 7 सेंटेंस का पेयर बनाना है और 5 क्वेश्चन दिए होंगे ऐसा। समझा सबको? ऑनलाइन में 1-2 कोशिश करूंगा कि आप लोग को घर पे के लिए भिजवा दूं मैम के पास से 2-3 पैराजम्बल्स कि घर पे बैठ के आप लोग सॉल्व कर पाओ। ओके, थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है ये, लेकिन स्पीड इंक्रीज होती जाएगी जितना ज्यादा करोगे। कोशिश करूंगा एटलीस्ट 50-60 आप लोग से सॉल्व कराओ। ए बी सी डी ई एफ और जी ऐसा दिया होगा। अब तू इसमें से पेयर बना देगा डी सी ए एफ जी एच। अब आपको 5 क्वेश्चन आए रहेंगे। ये पहला सेंटेंस कौन सा है, लास्ट सेंटेंस फर्स्ट है, ऐसे 5 ही क्वेश्चन आएंगे लेकिन सेंटेंस 7 दिए जाते, बस इतना ही डिफरेंस है। ओके, ऑनलाइन में आप लोग का लिख के हो जाए तो बता देना, एंड करूंगा मैं सेशन। और कुछ डाउट है तो पूछ लो। ओके, हाथ बैठने को थोड़ा टाइम लगेगा, अभी आप लोग के लिए एकदम नया नया टॉपिक है, पहली बार आप लोग देख रहे हो इसको। 50 60 70 80 क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिकली आदत हो जाएगी। इसके साथ में ही आपको एक काम खुद से करना पड़ेगा कि रीडिंग चालू करनी पड़ेगी ताकि आप लोग को पता चले सेंटेंस कैसे बनते हैं। जिनको रीडिंग आती है उनको तकलीफ नहीं होता, उनको ऑटोमेटिकली पता होता है ये पहले आएगा ये पहले आएगा, क्योंकि बुक में जब भी आप पढ़ते हो ना तो वो ऐसे ही डिटेल फॉर्म में दिया होता है। आप रीड करोगे तो जैसे इसमें हम लोग को पहले ही पता चल गया था कि भाई ये 2 चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, पहले वो एक चीज को एक्सप्लेन करेगा फिर वो दूसरी चीज को एक्सप्लेन करेगा ऐसा। चलो डन बच्चा लोग ऑनलाइन में कि बाकी है? चलो मिलते हैं अगले हफ्ते यही टाइम पे पार्ट 2 के साथ।